Hey everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. So in the previous video segment we saw the rhythms gene and now we are starting with the topic that where is the biological clock located. So it is a very vital question about biological clock, that where it is located, where is there any definite point or location of the body of an organism which can said to be as biological clock or not. यानी कि हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो क्या बॉडी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जहां बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ऐसा कोई ऑर्गन है क्या जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कि हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक हैं. डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिथम्स जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो हमेशा लिंक्ड रहती है एक दूसरे से और क्या बनाती है, क्लॉक लाइक सिस्टम बनाती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहने लगते हैं. सो सिंपली आपको क्या रखना है, बॉडी में जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिथम्स है वो आपस में जुड़ जाती हैं और टुगेदर मिलकर वो क्या बना लेती है, क्लॉक लाइक सिस्टम बना लेती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम देने लगते हैं. एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था प्रसाद एस. 1984 की बात है. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कोशिश की जिसमें वो जो मिनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, मिनी छोटी बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको बनाने की कोशिश उन्होंने की थी. और उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स भी लिए थे जैसे कि आरबीसी काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन का % हो गया, फिर वॉल्यूम ऑक्सीजन जो कंजम्पशन हो सकता है, ये सारी चीजें होगी. तो उन्होंने उसको एक मिनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंसिडर करने की कोशिश की थी एक फिश के अंदर जिसका नाम था मैक्रोग्नैथस. और वो एग्जिबिट कर रही थी फिजियोलॉजिकल एनुअल रिदम, और मतलब इनकी जो कहना चाहिए मिनी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ये एग्जिबिट करने की कोशिश कर रही थी कि क्या फिजियोलॉजिकल एनुअल रिदम हो सकती है इन कंट्रोल फिशेस, यानी ये जो फिशेस है जिसपो वो टेस्ट कर रहे थे उनके अंदर. तो नॉर्मली आपको शुरू में इतना लिखना है कि मैं यहाँ पर एक इंट्रो टाइप ऑफ पहले आपको नोट करवा देती हूँ कि वेयर इज बायोलॉजिकल क्लॉक लोकेटेड. बायोलॉजिकल क्लॉक लोकेटेड, ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन है. तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या पॉइंट को याद रखना है, पूरी बातें तो नॉर्मल सी थी. आपको एक डेफिनेशन लिखना है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिदम्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिमेन लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉक लाइक सिस्टम कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक. फिर एक साइंटिस्ट का पॉइंट जरूर ले लेना आप जिनका नाम था प्रसाद एस और 1984 की बात थी. आप ये टाइम पीरियड भी लिखेंगे. सो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक मिनी बायोलॉजिकल क्लॉक बनाने की कोशिश की थी या कंसिडर करने की कोशिश की थी. मिनी बायोलॉजिकल क्लॉक कंसिडर करने की कोशिश की थी. तो आप ऐसा लिखेंगे कि प्रसाद ट्राई टू मेक अ मिनी बायोलॉजिकल क्लॉक टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सम ऑफ द पैरामीटर्स. जो पैरामीटर्स उन्होंने सोचे थे लेने के बारे में वो थे आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन का %, मैं एच भी लिख रही हूँ, हीमोग्लोबिन का % हो गया, वॉल्यूम ऑक्सीजन कंजम्पशन एटसेट्रा. ये कुछ पैरामीटर्स थे जो प्रसाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोशिश की थी उसको लेने में. और जिस फिश में वो ये सब कर रहे थे उसका नाम लिखिएगा, उसका नाम था मैक्रोग्नैथस. जी साइलेंट रहेगा, मैक्रोग्नैथस कह सकते हो पर मैं आपको प्रोनाउंस इसलिए कर रही हूँ ऐसा ताकि वो प्रॉपरली हो जाए. सो मैक्रोग्नैथस, और वो एग्जिबिट कर रहे थे फिजियोलॉजिकल एनुअल रिदम्स इन कंट्रोल फिशेस. तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखना. अब एक पॉइंट आप लिखिएगा, लाइट एज सिंक्रोनाइजर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. ये एक नई हेडिंग आ रही है यहाँ पर, लाइट एज सिंक्रोनाइजर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. ये वाली बात हम समझते हैं. चलिए, तो लाइट एक सिंक्रोनाइजर हो सकता है क्या बायोलॉजिकल क्लॉक का, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्या लाइट ऐसी कोई चीज है कि जैसे जैसे लाइट वर्क करेगी तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी वैसे वैसे वर्क करे. क्या ये बात सच है, सही है? तो हम उसको समझते हैं. तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो एक तरह से यूनिवर्सली हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और उसके अंदर कुछ ऐसे एडेप्टिव एडवांटेजेस होते हैं जो कि वो एनिमल्स को प्रोवाइड करती है. एनिमल्स जो टिपिकली परफॉर्म करते हैं जैसे कुछ एक्टिविटीज वो कुछ स्पेशल टाइम पर करते हैं और उसी टाइम पर उन्हें करना भी पसंद होता है. तो इस बारे में एक साइंटिस्ट आए थे डेन, जिनका नाम था DANN. 1931 की बात थी. उन्होंने कहा था कि एनिमल के अंदर ऐसे कुछ टाइम होते तभी वो उन चीजों को परफॉर्म करना पसंद करते हैं. तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये कुछ एडेप्टिव एडवांटेजेस एनिमल्स को प्रोवाइड करती है. जैसे कि बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बेली के ऊपर क्रॉल करते हैं. सो बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं जो टेम्परेट जोन्स होती है, अर्थ के ऊपर जो टेम्परेट जोन्स वाले एरिया है वहां पर रहना पसंद करते हैं और वहीं पर वो एक्टिव भी रहते हैं. यानी कि उनको अगर एक्टिवली कहीं पाया जाएगा तो जो टेम्परेट जोन्स होती हैं अर्थ के ऊपर वहीं पर वो रहना पसंद करते हैं और जनरली समर मंथ्स के अंदर.
रेप्टाइल्स को समर सीजन ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि जनरली वो डेजर्ट वाले एरियाज जो होते हैं वहां पर रहते हैं। तो डेजर्ट तो नेचुरली हमें पता है कि वहां सनलाइट ज्यादा होगी, वहां थोड़ा ज्यादा हायर टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू दी अदर रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो ये बात आपको समझना होगी कि जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं, एक तो ये टेम्परेट जोन्स में रहना पसंद करते हैं और ये ज्यादा समर मंथ्स में एक्टिव हो रहते हैं। इवन अगर उनके आसपास कोई मिड डे भी है, मिड डे सिचुएशन भी, तब भी वो समर सीजन को ही पसंद करेगी। यानी मिड डे में कितनी ज्यादा आप समझ सकते हो, समर सीजन का अगर मिड डे वाला टाइम चल रहा है यानी बीच का दोपहर का टाइम चल रहा है, तो कितनी ज्यादा उस टाइम पर गर्मी रहती है, फिर भी वो एनिमल्स उसी को प्रिफर करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये जो एनिमल्स है वो कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मस है। इनको हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर ही लगेगा जिससे कि एक ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल परफॉर्म कर पाए। तो मैंने सारे की पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर दिए कि टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स इनहिबिट करते हैं टेम्परेट जोन्स को, ये समर मंथ्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इवन मिड डे यानी दोपहर का टाइम जो होगा, मिड डे सिचुएशन जो होगी, वहां ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करेंगे, ज्यादा उन्हें पसंद आएगा। ये ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्मस। ये हायर टेम्परेचर को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल हायर टेम्परेचर पे ही देखी जाती है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेजेस तो है, लेकिन एडेप्टिव एडवांटेजेस बता रही हूँ एनिमल्स के अंदर, जो कि जिसमें बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रेफरेंस मिलेगा कहीं ना कहीं उन्हें। सो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स का तो केस हो गया। अब बात करते हैं कुछ बर्ड स्पीशीज की। सो जो बर्ड्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है जनरली स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में, क्योंकि ये उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम होता है जिसमें उनको इनफ फूड मिलता है, जिससे कि वो अपने यंग वंस को अच्छे से रेस कर पाए, उन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर पाए। तो जनरली बर्ड्स को जो टाइम पसंद होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स को गर्मी पसंद है और मिड डे टाइम भी उनको पसंद है, दोपहर का टाइम, मिड डे। वही बर्ड्स की मैंने बात की, तो बर्ड्स को क्या पसंद है, उन्हें जो एग्स लेइंग की प्रोसेस होगी या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी वो कब पसंद है, स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में, इसमें पसंद है बर्ड्स को। तो बर्ड्स का पॉइंट आपको क्या याद रखना है, बर्ड्स को स्प्रिंग सीजन, समर सीजन रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये सुटेबल टाइम होता है जब उन्हें इनफ फूड मिल सकता है जिससे कि वो अपने यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को रेज कर पाए। सो टू रेज देयर यंग वंस दे नीड स्प्रिंग टाइम एंड समर टाइम इन देयर लाइफ्स। अब दूसरी बात समझिए, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, ये थर्ड एग्जांपल है, बर्ड्स की बात यहाँ खत्म होती है। अब कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, उनको टाइडल जोन्स जो होती है उसमें रहना बहुत पसंद होता है, और वहीं वो अपने प्रेडेटरी एक्टिविटीज जो होती है यानी शिकार करने की जो एक्टिविटीज होती है आसानी से कर पाते हैं। सो जो हाई टाइड वाले पोर्शन होते हैं वो भी उन्हें पसंद आएगी, क्योंकि वहां पर वो नेचुरली ज्यादा हंट कर सकते हैं। नॉर्मली वो लैंड के ऊपर जितना हंटिंग करेंगे वैसे ही वो वाटर में भी हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कैसे रीजन पसंद होते हैं, टाइडल जोन ज्यादा पसंद होती है। सो इनवर्टिब्रेट एनिमल का पॉइंट लिखते हैं। सो ये वाली बात हो जाती है कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स लिविंग इन टाइडल जोन्स विल कन्फाइन देयर प्रेडेटरी एक्टिविटीज इन हाई टाइड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे नेचुरली हंट ऑन लैंड और इन वाटर। ये वाली बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरी बात, कुछ बेड बग्स की आप बात करें जिन्हें नॉर्मली हम हिंदी में खटमल कहते हैं। ओके, सो यूजुअली जो बेड बग्स होते हैं और जो मस्कीटोज होते हैं इनकी बात करें तो ये एक तरह के नॉक्टर्नल प्रेडेटर्स हैं, यानी कि चाहे मस्कीटो हो, मच्छर हो, या फिर ये जिसको हम खटमल कहते हैं हिंदी में, ये दोनों अगर ऑर्गेनिजम्स है तो ये रात के टाइम पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये उस टाइम पर शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिएगा कि शाम के टाइम पे जो मस्कीटोज होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, बजाय कि हम उसको डे टाइम में चेक करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा कि जैसे बेड बग्स हो गए, मस्कीटोज हो गए, ये सभी क्या है, नॉक्टर्नल प्रेडेटर है, और ये एक्टिविटी जो रहती है, इनकी एक्टिविटी रिदम्स जो होती है इनकी कोइंसाइड कर सकती है जो रेस्ट पीरियड होता है ह्यूमंस का, क्योंकि नॉर्मली ये रात के टाइम पे एक्टिव हो रहा है और वो पीरियड जो है ह्यूमंस के लिए कैसा पीरियड है, उनका रेस्ट टाइम है। तो उस टाइम पे इनको एक बेनिफिट मिल जाता है कि वो जो इनका प्रेडेटर है यानी कि जो ह्यूमंस है वो रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये इजीली उनका ब्लड सक कर लेते हैं या फिर जो भी इनकी प्रेडेटरी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। मॉस्किटो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मस्कीटो एंड बेड बग। मैंने बेड बग के बारे में भी बात की। तो ये दोनों कब एक्टिव होते हैं, ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है, रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल होने की वजह से ह्यूमंस जो कि इनके शिकार होते हैं, ये इनके प्रे जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमारा रेस्ट टाइम होता है, तो उस टाइम पे इन्हें एक ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, एक अफ्रीकन आई वॉर्म होता है, तो उसकी जो माइक्रोफिलेरी होती है अगर हम उसकी बात करते हैं, वो उसके पेरिफेरल सर्कुलेशन जो होते हैं मैन के, जो डे टाइम में सिर्फ होते हैं वहीं देखने को मिलते हैं।
तो मैं यहाँ पर अफ्रीकन आई वॉर्म की बात कर रही हूँ। तो अफ्रीकन आई वॉर्म के जो माइक्रोफिलेरी रहते हैं वो जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है इंसानों का उसके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी कब? डे टाइम में, सिर्फ डे टाइम में, सुबह के वक्त ही उसके माइक्रोफिलेरी पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ मैन में देखने को मिलेगी। लेकिन यही जो माइक्रोफिलेरी है वो डीपर चले जाते हैं, डीप इनसाइड चले जाते हैं नाइट के टाइम पर। तो ये अफ्रीकन आई वॉर्म का टाइम है कि उसको दिन के वक्त में अपने माइक्रोफिलेरी को शो करना है इन दी पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ मैन, और रात के टाइम पर वो गायब हो जाते हैं। वहीं एक और एग्जांपल होता है जैसे कि पिन वॉर्म का। तो पिन वॉर्म क्या होता है? जो कोलन होता है, कोलन पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर रहते हैं, जो कि ह्यूमंस में आपको पता है कोलन, रेक्टम, इस तरह का इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, आपने सुना होगा। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ह्यूमंस की, होमोसेपियंस की यानी ह्यूमंस की, तो उसके अंदर का जो कोलन पार्ट होता है उसके अंदर पिन वॉर्म रहते हैं। सो ये जो इनकी जो ग्रेविड फीमेल्स रहती हैं वो वॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो एनल रीजन में चली जाती है लेट नाइट के टाइम पे, और वहां पर एग्स को जाकर डिपॉजिट करती है जो कि स्किन फोल्ड्स होते हैं एनस के वहां पर। सो ये एक तरह की सर्काडियन पीरियोडिसिटी है जो कि अगेन कोइंसाइड कर रही है रेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन के साथ। तो पिन वॉर्म की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर कि ये कहां पर रहते हैं? नॉर्मली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ह्यूमंस की उसके कोलन में रहते हैं। लेकिन जब रात का टाइम होता है तो इन्हीं वॉर्म्स के अंदर जो फीमेल होती है, ग्रेविड फीमेल जो होती है, वो माइग्रेट करके कहां पहुंच जाती है? कोलन से एनल रीजन में चली जाती है। एनल रीजन में जाकर वो एग्स को वहां पर ले करती है, या तक कि जो एनस के स्किन फोल्ड्स होते हैं वहां पर जाके वो एग्स को डिपॉजिट करती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो पिन वॉर्म है इसकी पीरियोडिसिटी यानी कि इसको जब एक्टिव होने का इसका जो टाइम इसे पसंद है वो कौन सा है? रात के टाइम का है। और उसी टाइम पे अगेन क्या हो रहा है? वो टाइम किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? ह्यूमंस के रेस्ट टाइम की तरह, जैसे कि मस्कीटोस और बेड बग के केस में हमने चेक करा था। तो ये तो पिन वॉर्म की बात हो जाती है। एक और लास्टली एक आध एग्जांपल और हम यहाँ पर देख लेते हैं। हनी बीज की बात करते हैं। तो हनी बीज के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट पावर होती है जिससे कि वो टाइम को पता कर सकती है। हनी बीज को ये पता चल जाता है कि अभी फिलहाल टाइम क्या हो रहा है। सो हनी बीज हैव ग्रेट पावर टू नो दी टाइम। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि सिर्फ दिन के वक्त ही ब्लॉसम करते हैं, यानी दिन के वक्त ही ओपन करते हैं, सिर्फ ऐसे स्पेसिफिक टाइम आता है तभी वो ओपन करेंगे। तो हनी भी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो इन फ्लावर्स के पास उसी टाइम पर पहुंचती है, उसी सेम टाइम पर पहुंचती है। एक उनकी बॉडी में एक अलार्म क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सा फ्लावर कब ब्लॉसम करेगा। तो ये उनके पास चली जाती है। तो हनी बीज का केस आपको यहां पर याद रखना है। ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर लिख लेते हैं, उसको पता कर लेती है। ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर को पता कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिख रही हूँ, आपको प्रॉपर्ली नोट्स खुद फॉर्म करने होंगे। एंड इफ यू विश कि ये नोट्स में आपको जो कहना चाहिए टाइप्ड मैनर में, प्रिंटेड मैनर में चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो हमारा बिजनेस इंक्वायरी अकाउंट है आप उस पर भी कह सकते हैं, तो हम लोग उसके बारे में आगे डील करेंगे। सो हनी बीज की यहाँ पर बात हो जाती है क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स भी हैं, लेकिन उनको हमने टाइप करके ही फॉर्म करना है। तो वो सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब वापस स्टार्ट करते हैं। हनी बीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इनके पास क्या होती है? टाइम को पता कर सकती है। सो दे हैव द ग्रेट पावर टू नो द टाइम, और जिस टाइम पर फ्लावर्स ब्लॉसम करेंगे ये सारी बातें इन हनी बीज को आसानी से पता चल जाती है। और उसी से उनकी बॉडी में एक अलार्म क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिससे उसे पता चल जाता है ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर के बाद। और एग्जांपल्स की बात करें तो जो लाइट होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कंपास रिस्पांस भी होता है, जैसे कि मेनोटेक्सिस जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जो एंड्स होती हैं, चींटियां जो होती है, वो नेस्ट उनका जो रहता है वहां तक जब जाएंगी या फिर रेस्ट करने जाएंगी, आप ये भी समझेंगे उनके नेस्ट तक, तो वो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें उन्हें पता होता है कौन सा टाइम कीपिंग सेंस है। यानी कि आप सिंपल समझे तो मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, उसमें मैंने ये बताया था कि एंड्स जो होती है वो डायर्नल होती है, यानी उन्हें डे टाइम के, दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव रहना पसंद होता है। तो जैसे ही टाइम लाइट जो है वो थोड़ी डार्क होने लगती है तो एंड्स को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें जल्दी जाना चाहिए जहां पर उनका घर है और वहां पर जाके रेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एंड्स का केस हो जाएगा एक। और जो इक्लोजन एक्टिविटी होती है फ्रूट फ्लाई की, मैं यहाँ नोट करूंगी इसको एक सेकेंड। इक्लोजन एक्टिविटी, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट जो है सभी अच्छे से देखे होंगे। तो वहां मैंने इक्लोजन के बारे में बताया था। इक्लोजन एक्टिविटी जो होती है फ्रूट फ्लाई जो होती है उनमें जनरली देखने को मिलती है। तो ये मैंने जब भी बताया था कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि ये अपने पूरे जो इनका प्यूपल केस होता है, प्यूपल केस को तोड़कर बाहर आती है फ्रूट फ्लाइज, तो ये एक्टिविटी को इक्लोजन एक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो फ्रूट फ्लाइज होती है जनरली सुबह का 4 AM का जो टाइम है उसको प्रेफर करती है, उसी डॉन के वक्त, डॉन कहते हैं DAWN, सुबह 4 बजे के टाइम पर डॉन के टाइम रहता है 4 AM।
जैसे डॉन ब्रेक करता है उस तरह से। सो इक्लोजन एक्टिविटी क्या होती है, डॉन के वक्त पे इजीली इन फ्रूट फ्लाइज के अंदर होती है। फ्रूट फ्लाई का भी नाम लिख लेते हैं, यानी कि वो अपने प्यूपल केस से डॉन के वक्त बाहर आती है, और ये जो टाइम रहता है वहां पर वो अच्छे से पूरा तरह से इमर्ज हो पाती है एडल्ट के फॉर्म में, क्योंकि उनको एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी लेवल मिलता है, यानी कि जितना मॉइस्चर एयर में होना चाहिए वो उनको मिलता है। क्योंकि सुबह के वक्त क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनकी लीव्स पर छोटी छोटी ओस की बूंदें आ जाती है। ये सारी चीजें की वजह से क्या होता है, एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी लेवल बन जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, टेम्परेचर भी लोअर होता है, थोड़ा सा ठंडा टाइम रहता है वो। फिर उसके बाद वो ये जो टाइम है वो वाइटल भी क्यों है ये भी जानिए, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज को इस टाइम पे अच्छे से इमर्ज होने का, यानी प्यूपल केस में से बाहर आने का टाइम मिलता है। उनकी जो स्किन है वो कंप्लीटली हार्डन भी नहीं होती है, आसानी से वो परफॉर्म कर पाती है। यानी कि जो इंसेक्ट होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है ना अपने प्यूपल केस से, वो ड्राई हो जाता है, सूखने लगता है। तो अब वो सूखे ना, तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट में खुद से मॉइस्चर है, थोड़ी सी नमी है, जिस वजह से वो सूख नहीं पाता है। थोड़ा सा उसको एक ह्यूमिडिटी मिल जाती है और वो इजीली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है और प्यूपल केस में से बाहर आ जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पर ये याद रखेंगे, जो इक्लोजन एक्टिविटी होती है फ्रूट फ्लाइज की, वो डॉन के टाइम पर या बिफोर डॉन भी आप कह सकते हैं होती है, ताकि वो इजीली वहां से बाहर आ पाए। क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है, तो वो जैसे प्यूपल केस से बाहर आएगी तो वो तो ड्राई होगी, लेकिन वहां इन्वायरमेंट थोड़ा मॉइस्ट है तो उसको वहां पर उसका एक बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए अगर हम कंपेयर करें डे टाइम में वो बाहर आती तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो ये इक्लोजन एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। और कुछ ऐसे रिलेटेड, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी रिलेटेड स्पीशीज होती है जो कि सेम डाइट फूड के ऊपर ही डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे पर कहना चाहिए एक्टिव होती है, जिससे कि कंपटीशन नहीं हो। क्योंकि देखिए, फूड में एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर दूसरा डैश लगा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फूड है, अब यही स्पीशीज है, एक स्पीशीज है, उससे सारे ऑर्गेनिज्म इसी फूड को खाते हैं, वो दूसरा फूड नहीं खाते। तो अब क्या करते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ तो क्या करते हैं 1 बजे से 2 बजे के टाइम पर एक्टिव होंगे, कुछ 4 से 5 के टाइम तक एक्टिव होते हैं, कुछ 7 से 8 तक एक्टिव होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो फूड है उसका जो कंपटीशन, अगर सभी एक साथ एक ही टाइम पर एक्टिव हो जाते तो फूड में कंपटीशन बढ़ जाता। तो ये स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पर एक्टिव होते हैं, जिससे कि जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। सो रिलेटेड स्पीशीज ऑफ, या फिर आप लिखिए रिलेटेड स्पीशीज लिविंग ऑन द सेम डाइट फूड एट डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। इस तरह की बात आप यहाँ पर लिख। नाउ टू सम अप, लास्ट में एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि मैं ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूं। लास्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और जो हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के, वो दोनों में कहीं ना कहीं कोई सिंक्रोनाइजेशन होता है। और वो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी कि एंजाइम्स जिस तरह से एक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हार्मोन्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी उसके साथ साथ वर्क करते हैं। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही होता है कि कोई चीज एक एक ही टाइम पर होने लगे। जनरली वो अलग अलग टाइम पे हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक साथ होती है, एक ही टाइम पर होती है। इट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। जैसे कि मेरा टॉपिक ही आप खुद देख सकते हैं क्या था, लाइट एज सिंक्रोनाइजर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। लाइट से रिलेटेड सारी बातें देखी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड द हार्मोनल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी इज पॉसिबल ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो यहाँ पर ये सारी बातें कंप्लीट होती है। आज का जो हमारा टॉपिक था, वेयर इज बायोलॉजिकल क्लॉक लोकेटेड, लाइट एज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें इतने सारे हमने एग्जांपल्स देखे जिससे कि आप ये टॉपिक कभी भी अपने पूरे बायो के करियर में कभी ना भूले। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिथम्स के बारे में स्टार्ट करूंगी फाइनली, जिसकी सारी डिटेल्स आप देखेंगे अगर हम वीडियो सेगमेंट में चेक करेंगे, जैसे कि इपीसाइकल्स, टाइडल, लूनर, सर्काडियन, सर्काएनुअल, सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती है हम उसको वहां पर देखेंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।